मान सिंह डोली जनता के मुद्दे पर बैठा था साहब। अगर गिरफ्तारी करनी थी तो आप दिन में कर लेते। किस तरह आप रात में अंधेरे का फायदा उठाकर वहां पर आते हैं और थान सिंह के और समर्थकों को गिरफ्तार करने का काम करते हैं। ये सरकार का काम रहा है। मुझे भी जब रात को 12 बजे गिरफ्तार करने अशोकनगर की, पहली बात तो हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से अभी तक जुड़े हुए नहीं है। आरएलपी से भी नहीं हूं और बीजेपी से और कांग्रेस से भी नहीं। अकेला हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है और 80 दिनों तक वह सांसद एक आम व्यक्ति बनकर युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए, प्रदेश के छात्र के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के लिए शहीद स्मारक पर कई दिनों से एक धरना चल रहा है जो कि युवाओं से जुड़ा हुआ है और वो धरना एसआई भर्ती रद्द करो का था। आज उस धरने को 117 दिन 39 सुनवाई के साथ हो चुके हैं। फिलहाल ये मामला स्थगित हो गया है। एक तरीके से कोई सुनवाई नहीं हो रही है और लगता भी नहीं है कि आने वाले दिनों में एसआई भर्ती रद्द होगी। लेकिन फिर भी हम आरएलपी के समर्थकों से यानी कि विकास विधूड़ी जी से बात करेंगे। क्या कुछ आपका कहना है, क्योंकि आप अक्सर, हमने देखा जब भी हम कवरेज करते हैं तो आप यहाँ पर होते हैं और आपको हमने हाईकोर्ट में भी कई बार देखा। देखिए मैम, लगातार लड़ रहे हैं। पहली बात तो हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से अभी तक जुड़े हुए नहीं है। आरएलपी से भी नहीं हूँ और बीजेपी से और कांग्रेस से भी नहीं हूँ। क्योंकि जिस तरह एसआई भर्ती का मुद्दा चला 2021 से लगातार 3 सालों तक डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में लड़ाइयाँ लड़ी और सड़कों पर खूब संघर्ष किया। और जब किरोड़ी लाल जी की बात को सरकार अलग तरीके से, अलग अंदाज में लेने लग गई तो हमने सांसद हनुमान बेनीवाल का रुख किया। क्योंकि हमारे लिए मुद्दा सर्वोपरि है, छात्र हितों की लड़ाई हमारे लिए सर्वोपरि है। और बिना पार्टी पॉलिटिक्स को देखते हुए, नफे नुकसान की राजनीति को देखते हुए हमने एसआई भर्ती की पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। और पिछले 117 दिनों से सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से तो हमारी उम्मीदें कहीं ना कहीं टूट गई, क्योंकि भजनलाल सरकार ने खोखले वादे किए। सत्ता में आने से पहले मैनिफेस्टो में बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण दिए, लंबे लंबे वादे किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विधानसभा में युवाओं को गुमराह करने का काम किया। लेकिन जब सरकार सत्ता में आ गई तो सरकार अपने वादे से मुकर गई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार के आने के बावजूद भी वही लड़ाका डॉक्टर किरोड़ी लाल एसआई भर्ती के मुद्दे को लेकर मंत्री के होते हुए भी लड़ता रहा। लेकिन आला कमान तक उनकी शिकायत कर दी गई और अब पिछले 117 दिनों से सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में लगातार लड़ाई जारी है। न्यायपालिका में लगभग पूरी सुनवाई हो गई। हमें पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी। अब ये धरना कहीं ना कहीं फीका पड़ने लग गया, यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि वो दूसरी लड़ाई लड़ने में अभी थोड़ा सा व्यस्त हैं, क्योंकि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पे बीमारियाँ हो रही हैं। जोजरी नदी को लेकर कल हमने जिस तरह से देखा, तो क्या लगता है कि एक लड़ाका कितनी लड़ाइयाँ लड़ सकता है? देखिए मैम, बात ऐसे है कि आप कह रहे हैं लोग नहीं आ रहे हैं। लड़ाइयाँ एक आध ही लोग लड़ते हैं, क्रांतिकारी 1 या 2 ही होते हैं। कोई सारे लोग क्रांतिकारी बनकर तैयार नहीं होते। मैं अगर एसआई भर्ती की बात करूं तो जब 2021 से मुद्दा चला तो किसी को यह एहसास भी नहीं था कि ये इतना बड़ा घोटाला है। लेकिन हमें अंदरूनी रूप से मामला पूरा पता था। तो अगर 2021 से कोई लड़ा तो मैं अकेला उस भर्ती के लिए विकास विधूड़ी सबसे पहले आगे आया। मेरा सांसद साथ देने का काम कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने किया। लगातार 3 सालों तक लड़ाइयाँ लड़ी। जब सड़कों पर लड़कर थक गए, हार गए, जब मैंने टंकी पर चढ़ने का प्लान किया तब मैंने सोचा, तब मेरे साथी को याद किया। उससे पहले मैं इस फिल्म में पूरी में अकेला था। तब से ही मैंने मेरे साथी को याद किया। तो हमने दोनों भाइयों ने मिलकर, लादू और मैंने, लगभग 3 दिनों तक भूखे और प्यासे उस टंकी पर चढ़कर ध्यानाकर्षण धरना किया और इस सरकार को जगाने का प्रयास किया उपचुनाव के मद्देनजर। लेकिन सरकार जागी नहीं तो अकेले लड़े। और अब जब किरोड़ी लाल जी थक गए, हार गए, उनकी बातों को सरकार ने दरकिनार करने का काम किया, तो हम पिछले 117 दिनों से सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अब आप कहोगे हनुमान जी भी अकेले लड़ रहे हैं। बिल्कुल कहेंगे कि 25 सांसद है कहाँ, पूछता है प्रदेश का नौजवान, पूछता है प्रदेश का आम नागरिक। 25 में से एक अकेला सांसद लड़ रहा है, 24 नहीं लड़ रहे। 24 घरों में एयर कंडीशनर रूम में सो रहे हैं। लेकिन अकेला हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है और 80 दिनों तक वह सांसद एक आम व्यक्ति बनकर युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए, प्रदेश के छात्र के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के लिए शहीद स्मारक पर रहा। और 80 दिनों के बाद जब संसद सत्र शुरू हुआ, मानसून सत्र, तो दिल्ली में जाकर सड़क के बाद उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूरी मजबूती से इन युवाओं की आवाज बनने का काम किया। एसआई भर्ती का मुद्दा हो, चाहे आरपीएससी भंग का मुद्दा हो, चाहे बजरी माफियाओं का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे हाल ही में झालावाड़ के जो मनोर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई, जिसमें वहाँ की मुख्यमंत्री और वहाँ के 5 बार के सांसद दुष्यंत सिंह वो मौन नजर आए, मूक दर्शक नजर आए। उन्होंने
कुछ नहीं किया। 5 बार सांसद रहने के बाद वहाँ की स्कूलों की अवस्था जर्जर थी। लेकिन अगर उस घटना का भी किसी ने मामला अगर संसद में उठाया तो वो सांसद हनुमान बेनीवाल था। घटना में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता भी था जो आज सलाखों में है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? क्या ये सही है कि नरेश मीणा ने अगर आवाज उठाई, उन लोगों की, पीड़ित परिवारों की आवाज बने, तो उनको जेल में बंद कर दिया? बिल्कुल सरासर ये शर्मनाक वाकया है। सरकार ने लोकतंत्र में एक आम व्यक्ति की आवाज को कुचलने का काम किया है। हम मानते हैं कि लोकतंत्र में यह कतई सहनीय नहीं है कि कोई नेता किसी राजकीय कर्मचारी को चांटा जड़े, लेकिन उस चांटे की सजा इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नरेश जी को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बेलेबल ऑफेंस के तहत उनको जमानत देनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार में ऐसे कारनामे आज नहीं बहुत पहले से हुए हैं। कितने होते रहते? हाँ, जनहित के मुद्दों पर जो व्यक्ति आवाज उठाता है, जो लड़ता है, उसके मुकदमे लेने का काम सरकारें करती आई है। लेकिन नरेश मीणा जी को लगातार 8 महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे बंद रखा, और जब वह व्यक्ति बाहर आया, सशर्त उन्हें जमानत मिली, कंडीशनल बेल मिली। एक सशर्त जमानत के बाद जब उन्होंने झालावाड़ के बालाजी से अपनी एक रैली का आह्वान किया, जन क्रांति यात्रा का आगाज किया, तो सरकारों को वो बर्दाश्त नहीं हुआ और सरकारें पीछे पड़ गई। और उसी दरमियान एक घटनाक्रम झालावाड़ के मनोर थाना में हुआ, और उसमें सर्वाधिक बच्चे आदिवासी थे। तो नरेश मीणा को लगा कि मैं जिस आदिवासी कौम से आता हूं, जिस लड़ाका कौम से आता हूं, कि जहां बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी सेना नायक हुए, तो नरेश मीणा को रहा नहीं गया, क्योंकि 8 महीने जेल में बिताए और वह लड़ाका वहां पर चला गया। और उसने एक ही बात रखी कि इन बच्चों को, जिन बच्चों की, नौनिहालों की जिंदगी छीनने का काम स्कूल ने, प्रशासन ने और सरकार के नुमाइंदों ने किया, तो तत्काल प्रभाव से इनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी तय करे, शिक्षा सचिव अपनी जिम्मेदारी तय करे। लेकिन इसके बदले मिलता क्या है? जनता की आवाज उस व्यक्ति ने उठाई तो जेल की सलाखों के पीछे पुनः राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत डाल दिया। मैं कड़ी रूप से इसकी निंदा करता हूं। सरेआम लोकतंत्र में यह हत्या हुई है। नरेश मीणा जी की आवाज को कुचलने का काम राजस्थान के मुखिया ने किया है। इस प्रकार का कुकृत्य नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आवाज उठा रहा है, आपने 8 महीने की सजा दे दी, उसके बावजूद इस बात की सजा दे रहे हो कि वह जनता के मुद्दों पर लड़ रहा है। राजस्थान के मुखिया ने एक लोगों की नहीं जाने कितने छात्रों की भी तो आवाज दबा दी है। छात्र संघ चुनाव को देख लो, यहाँ पर एक बड़ा ही प्रदर्शन हुआ था NSUI का, और उसमें हमने देखा सारे लीडर्स यहाँ पर आए, और उसी दिन हमने देखा कि मुकेश भाकर भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने आप लोगों का समर्थन भी किया था कि वाकई में ये जो SI भर्ती की मांग है वो उठनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, अगले 2-3 दिन बाद एक नोटिस आता है जिसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि राज्य सरकार ने मना कर दिया है छात्र संघ चुनाव होने से, और हवाला दिया लिंगदो कमेटी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि न जाने कितने युवाओं की हत्या करने का काम प्रदेश की सरकार ने किया। छात्र संघ चुनाव एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और जो छात्र संघ की मजी हुई राजनीति से जो नेता तैयार होता है, वो जनता के लिए सड़कों पर लड़ता है। चाहे मैं नरेश मीणा की ही बात क्यों नहीं करूं, वो राजस्थान विश्वविद्यालय में महासचिव रहे, उस व्यक्ति को जनता का दर्द पता है, जनता के सुख दुख का हिस्सा वह बना है, छात्रों की आवाज को लड़ने का काम किया है। तो वह व्यक्ति झालरापाटन, वहाँ मनोर थाना क्षेत्र में लड़ने के लिए गया, और व्यक्ति तो नहीं गया क्योंकि वह राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से निकला हुआ है, वह छात्र राजनीति से निकला हुआ है। लेकिन आने वाले समय में ऐसे छात्र नेता, ऐसे राजनेता बनकर तैयार नहीं हो जो मुखर होकर आवाज उठाएं। उसी के कारण प्रदेश की सरकार ने लगातार तीसरे सत्र में युवाओं की आवाज को कुचलने का काम किया है, और हत्या की है इस बात की कि युवाओं के लिए हम प्रदेश में कोई छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करवाएंगे। सोचिए, जहां लिंगदो कमेटी की एक तरफ ये पालना करवाने की बात करते हैं, लिंगदो कमेटी यह सिफारिश करती है कि एकेडमिक सेशन शुरू होने के बाद 6 से 8 सप्ताह के भीतर छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। लेकिन सरकारें बहाना देती है कि छात्र संघ चुनाव में कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग होता है, युवा अनर्गल बयानबाजी करते हैं और विश्वविद्यालय का कैंपस का माहौल खराब होता है। तो आप उनके लिए नए नियम, कायदा, कानून बना सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं कि अगर उस छात्र संघ आवाज की पूर्ण रूप से आवाज दबाने का काम करें, छात्रों के इस लोकतंत्र में हत्या करने का काम करें। और सरकार ने जिस तरह वास्तव में कोर्ट के समक्ष जवाब पेश किया है कि हम तो भाई छात्र संघ चुनाव नहीं करवाएंगे, और उन्होंने हवाला दिया है कि NEP को
लागू करवाने के लिए। एनईपी तो 2020 से चल रही है, अभी तक इनसे एनईपी लागू नहीं हुई है क्या? विश्वविद्यालय को एक तरफ A+ ग्रेड देने की बात नेक की टीम कहती है और दूसरी तरफ जर्जर अवस्था में पंखे छत से गिरते हुए नजर आते हैं। छात्र संघ के नाम पर ये लगातार 3 साल से फीस बटोर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन सरकार ने जवाब पेश किया कि पूरे राजस्थान प्रदेश भर में 9 विश्वविद्यालय के कुलगुरुओं ने छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए मना कर दिया। इस तरह की तानाशाही प्रदेश में मुखिया जी की चल रही है। सोचिए, ये नहीं चाहते कि इस वंशवाद, परिवारवाद और धन बल बाहुबल की राजनीति से ऊपर उठकर कोई एक गरीब गांव का किसान का बेटा भी एक राजनेता बने। छात्र संघ चुनाव एक ऐसा मुद्दा है जिससे एक विंग निकलती है भाजपा की, ABVP, उसको भी तो नुकसान पहुंचेगा। वहां से भी तो छात्र नेता नहीं निकल के आएंगे। अगर छात्र नेता नहीं निकलेंगे तो बीजेपी के आगे आने वाले नेता आएंगे कहां से? ये भी सोचने वाली बात। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। इसी बात को लेकर माननीय जज साहब समीर जैन जी ने फटकार लगाई। जो एक विश्वविद्यालय के छात्र जय राव ने याचिका दायर की थी, तो जज साहब ने कहा कि अगर आप छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे तो आपको MLA MP के इलेक्शन कराने का भी कोई हक नहीं है। जब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर NSUI ABP विंग बना रखी है तो उसको भंग कर देना चाहिए। क्या औचित्य है फिर उसका? क्यों आप लीपापोती करने का काम कर रहे हैं? लगातार जज साहब ने फटकार लगाई और आगामी 22 अगस्त को फिर से सुनवाई है। लगातार सरकार फटकार सुन रही है कोर्ट के मुंह से, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में है, मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। और सरकार कभी नहीं चाहती कि गांव ढाणी किसान गरीब मजदूर का बेटा आकर छात्र नेता बने। और जो विश्वविद्यालय में जो कुलपति की दादागिरी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, तानाशाही चल रही है कि कुलपति ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। विश्वविद्यालय में रिवैल्यूएशन के नाम पर अवैध फीस वसूली की जाती है। मुझे कई स्टूडेंट्स मिलते हैं तो पूछते हैं कि भैया हमने एग्जाम तो दे ली, लेकिन हमें डर है कि हमारे 10th में 12th में अच्छे मार्क्स थे, अच्छे परसेंटेज के साथ, अच्छे टॉपर अंक के साथ हमने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन हमें डर है कि कहीं बेक ना लग जाए। मैंने कहा भैया बेक लगना तो तय है, क्योंकि यहाँ विश्वविद्यालय में परंपरा है कुलपति की। वो परंपरा है कि पहले आप बेक लगेगी, फिर आपको रिवैल्यूएशन के नाम पर फीस भरनी पड़ेगी और उससे एक मोटा चंदा राजस्थान की कुलपति इकट्ठा करेगी। इस तरह का प्रदेश में 500 करोड़ का बजट विश्वविद्यालय में आता है, वो है कहाँ? प्रदेश की कहाँ रहा है ये पता नहीं। हाँ, प्रदेश की कुलपति को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा ब्यौरा देना चाहिए कि इस तरह हमने छात्र हितों के मुद्दों पर विश्वविद्यालय में ये काम किया। विश्वविद्यालय में जितने भी हॉस्टल हैं सबकी हालात खराब है, खाना टाइम से सही अच्छा खाना पौष्टिक आहार मिलता नहीं है बच्चों को। विश्वविद्यालय में छात्रों से ज़्यादा तो कुत्ते आवारा पशु घूम रहे हैं, लेकिन कोई देखरेख को तैयार नहीं है। हाँ, अगर कोई छात्र इनके खिलाफ आवाज बनकर खड़ा होगा तो पुलिस के दम पर, जहां शिक्षा के प्रांगण में पुलिस का प्रवेश कतई अनुचित है, लेकिन पुलिस के दम पर उन्हें भेजेंगे और दमनकारी नीति अपनाकर उन छात्रों को जेल में डालने का काम करेंगे। ये प्रदेश की सरकार के निशाने पर यह विश्वविद्यालय की कुलपति तानाशाही करती है और उसी के दरमियान ये छात्र संघ चुनाव को इन्होंने बंद करने का काम किया है। लेकिन भजन लाल जी की सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, हो सकता है भजन लाल जी पहले ही निपट जाए। हाँ, देखिए भजन लाल सरकार में एक मुद्दा नहीं है, जाने कितने मुद्दे हैं। जोजरी नदी का मुद्दा तो कल हमने देखा कि वहां पर आंकड़ा नहीं लगा सकते जितनी पब्लिक वहां पर आई, जनता, वही जननेता के लिए अपने, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि बालोतरा कूच के बाद वहां पर मांगे हैं वो पूरी होंगी नहीं होंगी, क्या होगा? क्योंकि वहां पे बजट भी है वो दे दिया गया। जोजड़ी नदी का एक प्रदेश व्यापी मुद्दा बन चुका है। हाँ। और मुद्दा इसलिए है कि वहां पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, वहां पर आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्हें खुली हवा लेने का अधिकार है, उन्हें साफ सुथरा स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, लेकिन सोचिए वह न तो स्वस्थ वातावरण में अपनी हवा ले पा रहे, क्योंकि जिस तरह जोधपुर के क्षेत्र में अनेकों इंडस्ट्रियां लगी हुई है और उन इंडस्ट्रियों से एक मोटा चंदा, मोटी रकम प्रदेश की सरकार को जा रही है और वहां से जो केमिकल युक्त पानी निकलता है और बालोतरा बाड़मेर के कई क्षेत्रों तक जाता है। डोली के आसपास के जितने भी गांव हैं, बालोतरा के आसपास के जितने भी गांव हैं, वो उस गंदे केमिकल युक्त पानी की चपेट में आ चुके हैं। और वहां पर हालात ये देखिए कि लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। जितनी लोगों की खेती किसानी करने की जमीन थी वो पूरी जमीनें बंजर हो चुकी है। वहाँ पे पूरा काला पानी है वो हो गया है और वहाँ के लोग, स्थानीय लोग लगातार कह रहे हैं कि हम इससे बहुत परेशान हैं। लेकिन देखिए, जब थान सिंह डोली आवाज उठा रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है आधी रात को, वो भी बिना सूचना के। उसके बाद थान सिंह डोली कहते हैं अगर गिरफ्तारी करना तो बता के करते। सही बात है, थान सिंह डोली जनता के मुद्दे पर बैठा था साहब। अगर गिरफ्तारी करनी थी तो आप दिन में कर लेते। किस तरह आप रात में अंधेरे का फायदा उठाकर वहां पर आते हैं और थान सिंह के और समर्थकों को गिरफ्तार करने का काम करते हैं। यह सरकार का काम रहा है।
मुझे भी जब रात को 12 बजे गिरफ्तार करने अशोकनगर की महेश नगर की पुलिस एसएचओ कविता शर्मा पहुंची थी, दिन में ही गिरफ्तार कर लेते। हमें बता तो देते क्यों गिरफ्तार कर रहे हो भाई। हम 10-20 थानों के हिस्ट्री शीटर थोड़ी हैं, हम कोई क्रिमिनल आरोपी थोड़ी हैं। हम जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, हम प्रदेश में हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम उस जनता के लिए लड़ रहे हैं। वहां का शोषित पीड़ित युवा जो उस पानी को पीने के लिए मजबूर है, जो जहरीला पानी है, जहां जिनकी जमीरों को बंजर करने का काम प्रदेश की सरकार ने किया है, उस केमिकल युक्त पानी ने किया है, कैंसर बनकर वो लोगों की जिंदगियां लील लेने का काम ये प्रदेश की सरकार कर रही है। लेकिन थान सिंह ढोली की गिरफ्तारी करना लोकतंत्र में बेहद शर्मनाक करते हैं, लेकिन इन गिरफ्तारी से ये युवा कभी दबने वाले नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सांसद हनुमान बेनीवाल जो एक तरफ एसआई भर्ती पे लड़ते हैं, एक तरफ राकेश बिश्नोई की हत्या के प्रकरण पे लड़ते हैं, एक तरफ अनीता चौधरी का जो हत्या हुई इस प्रकरण पे लड़ते हैं, एक तरफ झालावाड़ के मनोर थाना क्षेत्र के हादसे को संसद में उठाने का काम करते हैं, और जब जोजड़ी नदी का मुद्दा आता है उस संसद को और इस शहीद स्मारक को छोड़कर वहां के आम आवाम की आवाज को दबाने के लिए जो पुलिस का शर्मनाक करते हुआ उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने का अगर किसी ने काम किया तो सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया। मुझे एक दिन याद आ रहा है जब यहाँ पर वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन था और आपके नेताजी का एक कहें कि बैनर वो हटा रही थी कांग्रेस विपक्ष, तब एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आप और लादू यहाँ पर बैठे हुए थे। उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या हुआ था उस दिन, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर मौजूद। देखिए, कांग्रेस का जो वोट चोरी को लेकर आलाकमान राहुल गांधी जी के निर्देश थे कि सभी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाए, तो कांग्रेस के नेता तो पीछे पीछे थे, लेकिन इनके वरिष्ठ लोगों का जो समूह है, जिन्हें मैं नाम भूल गया, उन्हें क्या कहते हैं, वो लोग आगे आते हैं और यहाँ पर सारे के सारे लोग मंच का घेराव कर लेते हैं। हम 10-15 की तादाद में उस दिन थे, तो वो लोग आते हैं और बोलते हैं हम इस बैनर को हटाएंगे और उस पर अपना बैनर लगाएंगे। तो भाई बैनर किस लिए लगाना? आप वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए हैं, आपको बाहर की परमिशन थी, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था। वो लोग अंदर आ गए और यहाँ पर बैनर के साथ हाथापाई करने का काम किया। हमने कहा कि इस तरह का कृत्य अशोभनीय है, क्योंकि हम पिछले 115 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जैसे तैसे ही आते हैं और बैनर को हटाने का प्रयास करते हैं। हम उन्हें प्यार से मना करते हैं तो वो नहीं मानते। तो यहाँ पर कुछ जो आरएलपी पार्टी के हैं उसके भी कार्यकर्ता मौजूद थे, तो उन लोगों की वहाँ पर झड़प हो जाती है। तो इस तरह कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो जनता के मुद्दों पर भूमिका निभानी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं शून्य है। कि पिछले 1.25 साल हो गए प्रदेश में कोई जनता के मुद्दों पर मुझे नहीं दिखा कोई सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। विपक्ष की भूमिका तो थर्ड फ्रंट आरएलपी पार्टी निभा रही है। ये सच्चाई है साहब, मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि कोई आगे ही नहीं आ रहा। ठीक है, छात्र संघ चुनाव बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये आपने अपनी पार्टी का बना लिया। प्रदेश में कई मुद्दे हैं, आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब है, वेंटिलेटर पर है प्रदेश में, आए दिन जघन्य अपराध हो रहे हैं, बहन बेटियों की अस्मिता को तार तार करने का काम किया जा रहा है, बजरी माफिया प्रदेश में हावी हैं, एक तरफ जोजड़ी नदी का मुद्दा है, लेकिन प्रदेश की विपक्ष बिल्कुल कमजोर है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का एक मुद्दा वोट चोरी है। उसके बाद आज मैंने पढ़ा हनुमान बेनीवाल ने खुद ने ये चीज़ कही कि ख्यूसर में भी वोट चोरी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे समर्थक वहाँ पे आते हैं, मिलते हैं, रैलियाँ होती हैं, उसके बाद अगर वो हार जाती हैं, वो विधायक नहीं लेकर आ पाते, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि वोट चोरी हुई है। बिल्कुल, देखिए मैम, इसमें वोट चोरी का जो संदेह है, राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं एकदम सही प्रतीत होते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की बात आती है तो वो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और प्रदेश में आप देखिए, कांग्रेस की लोकसभा में ऐसी कई सीटें हैं 5-7 जो थोड़े से मार्जिन से हारी है। जयपुर लोकसभा ग्रामीण सीट की बात करें तो अनिल चोपड़ा लगभग महज 1500 वोटों के अंतराल से एक युवा सांसद बनने से रह गया। जिस तरह ख्यूसर में हनुमान बेनीवाल जी को हार के सामना करना पड़ा हो, राजस्थान ही नहीं, हरियाणा में तो एक सरपंच ही बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह इसी तरह का कृत्य हो रहा है। और ये वोट चोरी का एक प्रदेश व्यापी नहीं, पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। युवा अब जागरूक है, लेकिन जो सेंट्रल और प्रदेश में जो सरकारें हैं, डबल इंजन का जो माहौल बनाती है, लेकिन वो आज प्रदेश के मुद्दों पर तो धुआं फेंक रही है, लेकिन वोट चोरी के नाम पर अपनी राजनीतिक असफलताओं को छिपाने का काम कर रही है। और जो एक गांव ढाणी का आदमी आकर अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास करता है, जो सड़कों पर संघर्ष करता है, उसकी कहीं ना कहीं राजनीतिक हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर प्रदेश तक राजनीति में कर रही है। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ विकास दिदुड़ू, जिनसे हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं की हैं। और ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं, चाहे वो जोजड़ी नदी की हो, छात्र राजनीति की हो, या भजनलाल सरकार के तमाम मुद्दों की हो।